एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। NLU डी के पेपर में जैसे कि आपको पता है सब्जेक्टिव सेक्शन आता है। सब्जेक्टिव सेक्शन में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जनरल लॉ के सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करनी है, आपको किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है कि आप बहुत आराम से पेपर को क्रैक कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है अपने आप में एंड ये आपको हेल्प करेगा एज लाने के लिए ओवर ऑल अदर एस्पिरेंट्स। प्लस जैसे कि आपने पेपर देखा होगा, पेपर के अंदर अब इंग्लिश सेक्शन भी आता है, लीगल सेक्शन भी आता है। जब तक आप अपना इंग्लिश और लीगल सेक्शन क्रैक नहीं करते हो, उसमें आप मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, तब तक आपका आंसर राइटिंग चेक ही नहीं होगा। लेकिन यदि आपका आंसर राइटिंग चेक हो जाता है तो आप बहुत ही आराम से NLU के एग्जाम में, दैट इज ALET PG के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है पेपर में। दीज आर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जहाँ से आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, IPR, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारे ही बेसिक लॉज जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, जिन पे बेस्ड प्रिंसिपल फैक्चुअल क्वेश्चन भी आता है पेपर में। प्रिंसिपल फैक्ट्स क्वेश्चन भी आपके पेपर में इन्हीं पर सब सब्जेक्ट्स पे बेस्ड आते हैं। ये सारे ही सब्जेक्ट्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं सब्जेक्ट्स पे बेस्ड आपको अराउंड 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं पेपर में, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं एग्जाम में जिसमें से आपको करना है। आउट ऑफ 10 2 क्वेश्चंस तो 100% ऐसे होंगे ही होंगे जो आपको अच्छे से टॉपिक लिखना आता होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो किसी भी एस्पिरेंट के दिमाग में आता है, यार मैं मैम पेपर लिखूं कैसे, एक क्वेश्चन को मैं फ्रेम कैसे करूं, उसका स्ट्रक्चरिंग कैसे करूं, उसका आउटलाइन क्या होना चाहिए। सबसे पहले यू शुड हैव ट्राई टू हैव अ सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब होता है एक छोटा सा जो आप सबसे पहले लिखते हो, जिसमें आप बताते हो कि आप अपने आंसर में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हो। मैं पहले अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दूंगी, मैं उसको समझाऊंगी, मैं सेक्शंस लिखूंगी, फिर मैं केस लॉज ऐड करूंगी। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर सिनॉप्सिस आपके उसमें मेरा एक सजेशन होता है कि आप ऐड ऑन करो, क्योंकि सिनॉप्सिस ऐड करने से आपको भी क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलता है कि यार मुझे अब आगे आने वाले पेपर में क्या लिखना है। प्लस सामने वाला जो एग्जामिनर चेक कर रहा होता है उसको भी एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर समझ में आता है कि आप पेपर में क्या क्या कवर करने वाले हो। उसके बाद ऑलवेज स्टार्ट योर आंसर विद इंट्रोडक्शन। योर आंसर शुड हैव अ प्रॉपर कॉन्क्रीट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक एंड दिस शुड बी अ डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। जो टॉपिक दिया है, जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हो अटेम्प्ट करने के लिए, उसका डायरेक्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जो भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं, रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, रेलेवेंट लॉज हैं, वो आपका सेकेंड पार्ट होना चाहिए आपके आंसर का। जो भी रेलेवेंट लॉज से मेरा मतलब है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का आंसर है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए अपने आंसर के अंदर। साथ में आपको रेफर करना चाहिए वो रेलेवेंट प्रोविजन जिस सेक्शन की बेस आप अपने क्वेश्चन को लिख रहे हो। लैंडमार्क केसेस और करंट केसेस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके आंसर में, आपको उस टॉपिक का करंट रेलेवेंस समझाना होगा। करंट रेलेवेंस से मेरा मतलब है कि वो टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या उस टॉपिक पे रिलेटेड कोई कंटेम्प्रेरी इशू हुआ है अभी अभी, या फिर क्या कनेक्शन है उस टॉपिक का। जैसे कॉन्स्टी और टैक्स का कनेक्शन है तो कौन से आर्टिकल से कनेक्शन है। यदि हम कॉन्ट्रैक्ट का फ्रस्ट्रेशन लिख रहे हैं तो उसका कोविड से क्या रिलेशन था। यदि हम अभी करंटली कोई जजमेंट आया है प्रॉपर्टी लॉ पे, हम उस पर आंसर लिख रहे हैं तो उसका करंट रेलेवेंस क्या है। अभी अभी इलेक्शन कमीशन को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन आया एज टू इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर, तो उसका करंट रेलेवेंस क्या है, उसका क्या इफेक्ट होगा सोसाइटी पे, उस पर कौन सा नया लॉ बनना चाहिए। ये सब कुछ आपको अपने आंसर में कवर करना चाहिए। आपको एज देता है, आपके आंसर को और बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रीमलाइन बनाता है। देन ऑलवेज एंड योर आंसर विद अ कंक्लूजन। जब एक आंसर की ओपनिंग हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन की, तो उसको एंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पैराग्राफ का हो, कुछ लाइंस का हो, बट योर आंसर शुड हैव अ प्रॉपर एंडिंग वेयर इन द एग्जामिनर शुड थिंक कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे एंड हो रहा है। सो दीज आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए व्हाइल राइटिंग योर सब्जेक्टिव आंसर इन योर ALET PG।
स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सब्जेक्टिव आंसर्स. हर महीने के 3 4 5 6 जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उन पे सब्जेक्टिव आंसर्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, so that you develop a habit of writing till December, and then you can have edge over all other aspirants in your NLUD examination. So that's it for today's video, everyone. Take care, all the best, and we have a batch launching soon on 6th of March, कॉम्प्रिहेंसिव LLM कोर्स, जहाँ पर हमने सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग को भी इंक्लूड करा है, एंड वी विल मेक श्योर टू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स फॉर द सेम. सो दैट्स इट टुडे. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.